जय हिंद साथियों। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही मस्त और जबरदस्त होंगे। सबसे पहले आप सभी को राम राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय महाकाल। दोस्तों, हम बात करते हैं अग्निवीर यानी कि इंडियन आर्मी एग्ज़ाम 2023 की हम बात करते हैं। धुआंधार तरीके से तैयारी करने के लिए हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ गए हमारे साथ, क्योंकि यहाँ पर जो है हर एक क्वेश्चनों का जो है फुल पोस्टमार्टम होने वाले हैं, फुल सेट का जो है निपटारा करने वाले हैं। तो बिल्कुल ही ऑनलाइन एग्ज़ाम पैटर्न पर आधारित है और आज से यह सेट स्टार्ट हो चुका है। अगर एक बार देखें मज़ा नहीं आए तो फिर कहना है कि मज़ा नहीं आए। तो जितने भी दोस्त मेरे भाई है तो आज से ही सेट जो है स्टार्ट कर लें, क्योंकि ये भरोसे कभी नहीं बैठा है कि फॉर्म आएंगे तभी हम तैयारी स्टार्ट करेंगे। क्योंकि पहले से अगर आप पचा पचा के थोड़ा थोड़ा सुबह शाम जो है दूध के साथ एक बार जो है पचा उचा के जो रखेंगे तो वही आपको काम आएंगे। और बिल्कुल ही जो है ऑनलाइन एग्ज़ाम पैटर्न पर आधारित यह सेट है और फुल सेट का जो है निपटारा किया जाएगा। और इसका पीडीएफ अगर लेना चाहते हो टेलीग्राम में जुड़ा पीडीएफ भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। अगर पीडीएफ से अच्छा बेहतर समझते हैं तो यहाँ पे जो है फुल क्वेश्चन का निपटारा यानी कि रीजनिंग, मैथ, जीके, जीएस ऑल क्वेश्चनों का जो है निपटारा यहाँ पे होने वाले हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं आज की सेट की। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ा आने वाले हैं और इजीली तरीके से हम इसे जो है सेट को करने वाले हैं। तो दोस्तों, तो हमारे छोटे भाई प्यारे भाई जो भी है अग्निवीर की तैयारी करने के लिए, तो आप इस तरह अगर ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करते हैं तो आज हम एक ट्रायल में जो है फर्स्ट सेट जो स्टार्ट कर चुके हैं, कर दिए हैं। अगर यह जो है अगर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और प्यार मिलते हैं तो ज़रूर हम जो है इसको एक कंटिन्यू रखेंगे और लगातार जो है आपके सिलेक्शन की हम कामना करेंगे। तो चलिए हम बात कर लेते हैं आज की क्लास की। तो दोस्तों, क्लास स्टार्ट करने से पहले हम आज की मोटिवेशन लाइन की हम बात कर लेते हैं। तो वक्त आने पर संवार लूँगा जुल्फ़ें तेरी, वक्त आने पर संवार लूँगा जुल्फ़ें तेरी, अभी तो उलझा हूँ अग्निवीर की तैयारी में, अभी तो उलझा हूँ अग्निवीर की तैयारी में। तो चलिए हम दोस्तों हम बात कर लेते हैं आज की सेट की। चलिए, तो मेरे छोटे भाई मेरे प्यारे भाई, तो ज़रूर सेट को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि हम जो है यहाँ पे सेट जो करेंगे पूरी मतलब इजीली तरीके से समझने का प्रयास करेंगे और धुआंधार तरीके से तैयारी होगा। और इसी पर जो है प्रत्येक सेट के बाद आज तो हम ट्रायल में दे रहे हैं, क्योंकि प्रत्येक सेट के बाद हम चाहेंगे किसी दिन स्टेडियम करा देंगे, किसी दिन कोई जगह करा देंगे, किसी दिन दिवस करा देंगे, किसी दिन कुछ करंट ही करा देंगे वर्तमान में कौन क्या है। तो इसी तरह जो है हम चाहेंगे कि को सेट को कराने का प्रयास करेंगे। अगर आपका ज़्यादा इस प्यार ज़्यादा से ज़्यादा मिलते हैं तो ज़रूर हम इस सेट को मतलब कंटिन्यू रखेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं आज की क्लास की। भारत में विशिष्ट खेल कूद के लिए महिला या पुरुष को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है जिसे क्या कहते हैं, यानी कि भारत में जो है कहा जाता है कि कहा गया क्वेश्चन में भारत में विशिष्ट खेल कूद के लिए महिला या पुरुष को जो राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो उसको हम बात करते हैं, क्या कहते हैं, भारत पुरस्कार, नेहरू पुरस्कार, उर्वशी पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार। तो खेल कूद में हम बात करते हैं भाई साहब, तो ये समझ के रखना है। तो भारत पुरस्कार तो है ही नहीं, नेहरू पुरस्कार दिया जाता है ये तो अलग हो जाता है। अब उर्वशी पुरस्कार ये भी दिया जाता है, ये भी अलग हो जाता है। लेकिन खेल कूद में हम बात करते हैं विशिष्ट खेल कूद के लिए जो अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्योंकि अर्जुन पुरस्कार में अभी राशि जो है 15 लाख बढ़ाकर कर दिया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये खेल कूद के लिए जाता है। खेल कूद में हम बात करते हैं सबसे बड़ा सम्मान की बात करें तो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाता है। खेल कूद का सबसे मतलब खेल में सबसे बड़ा सम्मान होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है। अब संयुक्त राष्ट्र संघ जिसे यूएनओ कहते हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करते हैं, इसका स्थापना 24 अक्टूबर कब हुआ था? 24 अक्टूबर को 1945 में किया गया था। 24 अक्टूबर 1945 में किया गया था। संयुक्त राष्ट्र दिवस कभी पूछ लिए कब मनाया था? 24 अक्टूबर को मनाया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका मुख्यालय की हम बात करें तो कहाँ पे स्थित है? तो इसका मुख्यालय की बात करें तो यह कहाँ पे स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है। अमेरिका का जो शहर है न्यूयॉर्क, वहाँ पे स्थित है। अमेरिका की राजधानी पूछे तो वाशिंगटन डीसी अमेरिका की राजधानी है। दिल्ली भारत की राजधानी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। लंदन जो है ये कहाँ, ब्रिटेन की राजधानी लंदन है, ये आपको ध्यान, ब्रिटेन जिसे इंग्लैंड और यूनाइटेड किंगडम यूके भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं मेरे भाई कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो भाई तो कब शुरू किया गया था? यह जो शुरू किया गया था कब? 1942 में किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। बात करते हैं इसी समय जो गांधी जी ने कहा था करो या मरो का नारा भी इसी के समय दिया गया था, भारत छोड़ो आंदोलन के समय में 1942 में दिया था, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं प्रसिद्ध पुष्प गीत
गीत गोविंद किसने लिखी थी? गीत प्रसिद्ध गीत की हम बात करते हैं, गीत गोविंद किसके द्वारा लिखा गया था? तो बात करते हैं जयदेव के द्वारा लिखा था। यानी कि गीत गोविंद की जय हो, इसे आपको याद रखना। याद कैसे रखना? गीत गोविंद यानी कि गोविंदा की जय हो, जैसे कृष्ण गोविंदा होता है, गोविंदा की गीत गोविंदा की जय हो, इसे आपको याद रखना है। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो जयदेव है, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं अहमदाबाद कौन सी नदी के तट पर स्थित है? अहमदाबाद कहाँ पर? गुजरात में स्थित है अहमदाबाद। गुजरात की राजधानी कहाँ है? तो गुजरात की राजधानी की हम बात करें कहाँ पे? गांधीनगर है। तो गुजरात का ही एक शहर है अहमदाबाद, ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह कह रहा है तो ये साबरमती नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पे? साबरमती। इसका आंसर डी हो जाएगा। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की मुख्यालय की हम बात करें, ये कहाँ पे स्थित है? द हेग में स्थित है, नीदरलैंड। नीदरलैंड के द हेग में स्थित है। नीदरलैंड एक देश है, वहाँ पे स्थित है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय। तो फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस है। आपको ध्यान रखना है। वाशिंगटन किसकी राजधानी है? तो अमेरिका की राजधानी, जिसे यूएसए भी कहा जाता है। ये शॉर्टकट में अमेरिका को यूएसए, यूनाइटेड नेशन अमेरिका यानी कि कहा जाता है। यूएसए इसको शॉर्ट नाम में कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं जालियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? जालियांवाला बाग की हम बात करते हैं, यह किस शहर में स्थित है? तो ये कहाँ पे स्थित है? अमृतसर, अमृतसर में। अमृतसर कहाँ पे पड़ता है? पंजाब में पड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है। पंजाब की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़ है, ठीक है। और हरियाणा की राजधानी कहाँ है? हरियाणा की राजधानी क्या है? ये आपको कमेंट करके बताना है हरियाणा की राजधानी कहाँ है। तो चलिए हम बात करते हैं अब, भारत की पहली महिला सुल्तान कौन थी? तो पहली महिला सुल्तान की बात करें भारत की कौन सी थी? तो रजिया सुल्तान थी, ये आपको ध्यान रखना है। अगर पूछे भारत में जो है मुगल वंश की स्थापना किसने किया था? तो बाबर ने किया था। किसने? बाबर ने किया था। तो पहली महिला सुल्तान की बात करें तो रजिया सुल्तान थी, ये आपको ध्यान रखना है। मुमताज महल की हम बात करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। शाहजहां के जो अपने प्यार यानी कि बेगम की याद में जो है, मुमताज की याद में जो है जो ताजमहल बनाया था, मुमताज महल, उसी को कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो राइट आंसर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध की हम बात करते हैं कब हुआ था? 1939 से 45 के बीच जो है द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। अगर मैं प्रथम विश्व युद्ध की बात करें तो फर्स्ट वर्ल्ड वार की बात करें तो यह कब हुआ था? 14 से 18 तक। कब से? तो 14 नहीं, चलिए पूरा ही लिख देते हैं, 1914 से लेकर 1918 तक चला था, ये आपको ध्यान रखना है। ये नोट कर लेना, 14 से 18 और 39 से 45 तक चला था। ये आपको ये सेकंड वर्ल्ड वार हो जाता है और ये फर्स्ट वर्ल्ड वार हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन है? तो विदेश मंत्री की बात करें तो ये कौन है? अगर इसी तरह आप क्लास डेली करते हो तो हम जो है प्रैक्टिस जो है प्रैक्टिस सेट के साथ आपको सभी क्वेश्चंस का जो है जो रिवाइज करा दिया जाएगा, क्योंकि रिवाइज करने से ही आपको याद रहेंगे। अन्यथा जो हम पढ़ के छोड़ देंगे तो याद नहीं रहेंगे, क्योंकि ये सेट जो है जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसको क्या करने हैं, तो हम कम समय में जो है चाहते हैं कि 50 क्वेश्चन का निपटारा कर देंगे। इसको क्या करने हैं आपको? सुबह शाम 2 टाइम 3 टाइम जितना बार हो सके जब चाहे, अगर कोई 15 से यानी कि 20 से 25 मिनट में इसका जो टाइमिंग रहेगा। 20 से 25 मिनट देखने में कुछ नहीं जाता है मेरे दोस्त, आप कभी भी इसे देख सकते हो। जब हमको मौका मिले तो इसको देख लेना, रिवाइज कर लेना। तो जितने ज़्यादा आप रिवाइज करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। तो चलिए हम बात करते हैं क्या होगा वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन है? तो विदेश मंत्री की बात करते हैं कौन है, तो वर्तमान में इनमें से कोई नहीं, तो एस जयशंकर है, ये आपको ध्यान रखना है। एस जयशंकर जो है वर्तमान में विदेश मंत्री है। जयशंकर शंकर जी ऐसे याद रखने हैं, भोले शंकर जो है वर्तमान में विदेश मंत्री है, इस तरह आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं अमित शाह की। अमित शाह कौन है? तो ये गृह मंत्री है, वर्तमान में गृह मंत्री। राजनाथ सिंह कौन है? राजनाथ सिंह की बात करती है, रौ से राजनाथ और रौ से रक्षा मंत्री, इस तरह आपको याद रखना है। अब वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में सीडीएस कौन है? सेकंड सीडीएस की बात करें, दूसरा सीडीएस अनिल चौहान है। कौन है? अनिल चौहान। अनिल चौहान, ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरह जो है हम डेली वाइज पे जो है जो 4 से 5 या 10 करंट जो है मैन जो है ये रटा देंगे आपको। इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, बशर्ते आपको जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने हैं, लाइक कर देने हैं। बात करते हैं अर्थशास्त्र किसने लिखा था? तो अर्थशास्त्र की हम बात करते हैं, यह जो लिखा गया था यह किसके द्वारा लिखा गया था? तो बात करते हैं चाणक्य के द्वारा लिखा गया। चाणक्य किसको? तो विष्णुगुप्त कौटिल्य को ही चाणक्य कहा जाता है। ये इसी के द्वारा जो अर्थशास्त्र की रचना किया गया था।
अब बात कर लेते हैं आर्यभट्ट का। था आर्यभट्ट जो भारत के द्वारा छोड़ा गया पहला उपग्रह था, जो 1975 में प्रक्षेपित किया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। कब पूछा जाता है कभी कभी, भारत द्वारा पहला प्रक्षेपित उपग्रह का क्या नाम है? आर्यभट्ट है। कब छोड़ा गया था? 1975 में छोड़ा गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। बात करें राष्ट्रीय एरोनॉटिक लेबोरेटरी डैश में स्थित है। भारतीय एरोनॉटिकल लेबोरेटरी की बात करें, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है बेंगलोर में। कहाँ पे? बेंगलोर। बेंगलोर की बात करें तो ये क्या है? तमिलनाडु की राजधानी कहाँ पे पड़ता है? तमिलनाडु की राजधानी ये आपको बताने कहाँ पे? बेंगलोर। तमिलनाडु की राजधानी कर्नाटक यानी तमिलनाडु की राजधानी, कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर होता है। अब दिल्ली की बात करें तो दिल्ली, दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली है। कोलकाता बात करते हैं, बंगाल की राजधानी कोलकाता है। हैदराबाद क्या है? तो हैदराबाद सिकंदराबाद जुड़वा शहर है। अब ये जो है तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद बन गया है। और बात करते हैं हाल ही में जो है विशाखापत्तनम जो है बना है। किसकी राजधानी बना है? आंध्र प्रदेश की राजधानी विशाखापत्तनम बना है। ये आपको ध्यान रखना है। आंध्र प्रदेश की राजधानी विशाखापत्तनम और कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। ये आपको ध्यान रखना है। तो तमिलनाडु की राजधानी अगर पूछे तो तमिलनाडु यहाँ पे दिएगा। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। कहाँ पे? चेन्नई। ये भी आपको ध्यान रखना है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। आप जो है आज का टॉपिक है, तो आपको क्या करना है? टोटल 28 राज्य है और 8 संशासित राज्य है। इन सभी का जो है राज्य की राजधानी आपको याद कर लेना है। तो इस वीडियो में आपका टॉपिक यही रहा कि राज्य की राजधानी आपको रट्टे मार देना है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं इनमें से कौन से राज्य की स्थल सीमा तमिलनाडु से नहीं मिलती है? तो तमिलनाडु से नहीं मिलती है, तो चलिए हम बात करते हैं। इस तरह जो है हमारा भारतीय राज्य है, यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए हम ठीक तरह से मैप बना देते हैं। यहाँ पे भारतीय राज्य है, यहाँ पे ऐसे करके दिया गया है। ठीक है, ये राज्य है। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आ जाता है गुजरात। ठीक है, तब आ जाता है गोवा, तब आ जाता है महाराष्ट्र, तब हो जाता है कर्नाटक, तब हो जाता है केरल। इस तरह यहाँ पे है पूर्वी घाट हो जाता है, पूर्वी घाट में है। और ये पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट में यहाँ पे तमिलनाडु हो जाता है, यहाँ पे आंध्र प्रदेश हो जाता है, यहाँ पे उड़ीसा हो जाता है, और यहाँ पे क्या होता है? बंगाल हो जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे कहा था इनमें से कौन सी सीमा तमिलनाडु से नहीं मिलती? किसकी सीमा? यानी कि तेलंगाना की मिलती है। तो बात कर लेते हैं तेलंगाना की। तो नहीं, तेलंगाना की नहीं मिल रहा है। आंध्र प्रदेश की मिलती है, केरल की मिलती है, कर्नाटक की मिलती है। तेलंगाना जो है यहाँ बीच में यहाँ पे पड़ जाता है। इसका जो है तमिलनाडु से सीमा नहीं लगता है। तो हम बात करते हैं इसका राइट आंसर की, तो तेलंगाना इसका सही आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु कौन थे? सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु की बात करें तो यह कौन से हो जाएगा? गुरु गोविंद सिंह हो जाएगा। कौन हो जाएगा? गुरु गोविंद सिंह। इसका सही आंसर की बात करें तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं 15वें नंबर क्वेश्चन की। डैश भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी कि INA के संस्थापक थे। तो भारतीय राष्ट्रीय सेना की संस्थापक किसे माना जाता है? तो कौन थे? तो इसका सही आंसर की बात करें तो सुभाष चंद्र बोस INA यानी कि भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना यानी कि संस्थापक थे। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब है मेरे दोस्त पोलियो किसके कारण होता है? तो पोलियो की हम बात करें तो पोलियो के कारण होता है, किसके कारण होता है? वायरस के कारण, जिसे हम विषाणु कहते हैं, उसके कारण पोलियो होता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों यूरिया। यूरिया यानी यूरिया उर्वरक डैश है। तो यूरिया उर्वरक की हम बात करें तो एक प्रकार यह एक डैश है। तो नाइट्रोजिनस है। क्या है? नाइट्रोजिनस है। इसका आंसर ए हो जाएगा। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की खोज किसने किया था? तो ऑक्सीजन की खोज की हम बात करते हैं जोसेफ प्रिस्टले के द्वारा ऑक्सीजन की खोज किया गया। अगर वहीं पूछे वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सा गैस पाया जाता है? नाइट्रोजन जो है, जिसे N2 कहते हैं। तो सर्वाधिक 78% पाया जाता है सबसे ज़्यादा गैस। और वही बात करते हैं ऑक्सीजन की, O2 जिसको कहते हैं, तो उसको जो है तो कितना परसेंट पाया जाता है? 21%। 21% दिया जाता है, या कभी कभी आपको 20.99% भी देखने को मिलेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। यानी एक्यूरेट की बात करते हैं 21% आपको याद रखने हैं। तो जो इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर डी हो जाएगा। बात करते हैं प्रकाश के एक स्पेक्ट्रम में कितने रंग होते हैं? तो इस प्रकार के प्रकाश के स्पेक्ट्रम है। यहाँ से जब एक प्रकाश जो यहाँ पे टकराते हैं तो वर्ण विक्षेपण होकर कुल 7 रंगों में विभाजित हो जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो कितने रंगों में विभाजित है? 7 प्रकार के। इसी को कहते हैं भिव ग्योर। क्या कहते हैं? भिव ग्योर, ग्योर कहते हैं। ठीक है।
तो विबग्योर हो जाता है, इसी को कहते हैं। तो ये 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, जिसे स्पेक्ट्रम वर्णपट भी कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो ये सभी आप सभी को पता है कि आयोडीन की कमी से होने वाला रोग जो होता है क्या होता है, ग्वाइटर रोग, जिसे घेंघा, तो घेंघा कहते हैं, जिसे गले में ऐसे करके जो होता है, ये गले हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे गला में इस प्रकार जो है लटक जाते हैं, जिसे ग्वाइटर यानी कि घेंघा रोग कहते हैं, आयोडीन की कमी से होता है। ये आपको ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं मेरे दोस्त, मिट्टी में पौधे उगने के लिए डैश होना अनिवार्य जरूरी होता है। यानी कि मिट्टी में अगर पौधे उगाने होते हैं तो किसका होना अनिवार्य होता है। तो दोस्त आप सभी को पता होगा नाइट्रोजन का होना जो है अनिवार्य होगा, क्योंकि मिट्टी में अगर पौधे उगाएंगे तो उसके लिए हमको क्या सबसे ज़्यादा जरूरी होता है, नाइट्रोजन होता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करें शारीरिक कंपन से डैश होता है। शारीरिक अगर कंपन होगा, जैसे कि आप शारीरिक किसको कहते हैं, जिसे आप शारीरिक तौर पर जिसे फिजिकल कहते हैं, दौड़ धूप करते हैं, उसे शारीरिक कहते हैं। शारीरिक कंपन से डैश होता है, तो उसके कंपन से हम बात करते हैं विद्युत होता है। अगर शरीर में हम अगर शारीरिक कंपन होने लगता है, शरीर गर्म हो जाता है, एक तरह से हम बात करते हैं, ये विद्युत उत्पन्न होता है, विद्युत से ही विद्युत कहते हैं। इस तरह आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे दिया गया है एक कप में दूध वाली चाय है तथा दूसरे कप में बिना दूध वाली काली चाय है। यदि दोनों का तापमान 70 डिग्री सेंटीग्रेड है तो कौन सी चाय पहले ठंडी होगी। यदि वातावरण का तापमान 35 डिग्री सेंटीग्रेड है तो कौन सी वाली चाय जो है सबसे पहले ठंडी होगी। तो मेरे दोस्तों आपको याद रखने हैं, बिना दूध वाली चाय काली चाय जो है सबसे पहले ठंडी होगी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, बिना दूध वाली काली चाय। अब बात करते हैं दूध में दही का जमना डैश से होता है। तो दूध में आप सभी को पता है, दूध आप तो डेली खाते हो, तो दूध आपको डेली जब खाते हो तो ये ऐसे आपको याद रखना है, दूध में दही यानी कि दूध से दही का जमना, यहाँ से होना चाहिए, में दिया गया है। तो दूध से दही का जमना डैश से होता है। तो ये बैक्टीरिया के कारण होता है। यानी कि कौन सी बैक्टीरिया पूछे, तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण, यानी कि बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु, जीवाणु को ही हिंदी अंग्रेजी में बैक्टीरिया कहते हैं। उसी के कारण जो है क्या होता है, लैक्टोबैसिलस के कारण दूध से दही बन जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर पूछे दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टो अम्ल पाया जाता है। क्यों, कैसे आपको याद रखना है लैक्टो, क्योंकि दूध की शुद्धता जो मापा जाता है लैक्टो। आप तो कहते हो तो लैक्टो गिरा दो, यानी कि लैक्टो जो गिरा देते हो, तो लैक्टो गिराने के बाद क्या होता है, दूध की शुद्धता का पता चल जाता है। तो दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है और लैक्टोबैसिलस के कारण ही दूध से दही बन जाता है। ये आपको ध्यान रखने हैं। अब वही बात करते हैं, वायुमंडल में कौन सी गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। ये आपको हम पहले भी बता चुके हैं। प्रचुर मात्रा यानी कि सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन यानी कि N2 हम आप पहले भी बता चुके हैं, सबसे अधिक 78% पाया जाता है। दूसरा सबसे अधिक जो है O2 पाया जाता है 21%। तो इसका सही आंसर की हम बात करें तो क्या हो जाएगा, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो कार्बन की बात करें तो 0.03% जो है कार्बन पाया जाता है वायुमंडल में। ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे दिया गया है ओरियन क्या है, ओरियन, ओरियन की हम बात करें तो ओरियन क्या है, ओरियन की बात करें तो एक तारामंडल है। क्या है, तारामंडल। अब बात करते हैं नमक का रासायनिक फार्मूला क्या होता है। नमक का रासायनिक फार्मूला NaCl होता है, यानी सोडियम क्लोराइड होता है। इसी को हम इसका रासायनिक नाम की बात करते हैं, सोडियम क्लोराइड इसका नाम होता है। ये होता है हाइड्रोक्लोरिकम HCl, यानी कि हाइड्रोक्लोरिकम इसे कहते हैं। अब बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए क्या क्या जरूरी होता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए सबसे पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी भी, जमीन से पानी लिया जाता है, और क्लोरोफिल और सूर्य से प्रकाश, यानी कि यूं बात करें तो इसका सभी आंसर सही हो जाएंगे, यानी डी। तो क्यों हो जाएंगे, क्योंकि इन सभी चीज़ों से जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। लेकिन इनमें से सर्वाधिक जरूरी जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड होता है। जब तक कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेंगे तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होंगे। और क्लोरोफिल जरूरी होता है, इसी में जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। सूर्य से प्रकाश अनिवार्य होता है, जमीन से जल अनिवार्य होता है। लेकिन इसमें मुक्त कौन सी गैस होती है, तो ऑक्सीजन गैस जो है मुक्त होती है। ये आपको ध्यान रखना है, क्या है, मुक्त होती है ऑक्सीजन। और यह इसका आंसर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं किस रंग की वस्तुएं ऊष्मा को सबसे अधिक अवशोषित करती है। तो ऊष्मा को सबसे अधिक अवशोषित किस रंग की वस्तुएं करती है, तो ये आप सभी को पता ही होगा। अगर काले रंग का अगर शर्ट पहनोगे या काला कोई भी वस्तु हो, उसमें कोई भी रंग चढ़ाते हैं तो कोई असर नहीं पड़ता है, यानी कि वो काला ही दिखता है।
काले रंग ऐसी चीज़ें होते हैं जो कुछ सभी रंगों को यानी कि अवशोषित कर लेते हैं, अपने आप में समा लेती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या गया कहा गया किस रंग की वस्तुएं ऊष्मा को सबसे अधिक अवशोषित करती है। तो ये काले रंग की वस्तुएं पर जो नहीं, काले रंग की कोई भी पदार्थ हो उसमें कोई भी रंग के मतलब मिला दो तो कोई फर्क पड़ने वाला है, तो काला ही काला रह जाएगा। बात करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस तरह किया जाता है। तो भारी जल का प्रयोग की हम बात करते हो किस लिए तरह किया जाता है, तो इसका सही आंसर का हम बात कर लेते हैं, यह मॉडरेटर के रूप में किया जाता है। किसके रूप में? मॉडरेटर के रूप में। तो चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट। चलो तो मेरे दोस्त यहाँ से जो है गणित स्टार्ट हो गया है। गणित को खूब इजीली तरीके से हम समझाने का प्रयास करेंगे। आप जो है कॉपी कलम लेके बैठ जाना है। कॉपी कलम को लेकर जो भी मैथ आपसे नहीं बने उसको क्या करना है, 5 से 10 बार आपको बैठ के बनाना है। एक समय में 5 से 10 बार बनाओगे। फिर यानी कि 2 टाइम अगर आप जो है जैसे दूध पीते हो सुबह शाम पीते हो एनर्जी के लिए, उसी तरह आप जो है मैथ को एनर्जी के तौर पे इस्तेमाल करना है। तो 2 टाइम आपको बनाना है। तो इससे क्या होगा, आपकी मैथ मजबूत हो जाएंगे। और परीक्षा की जड़ें मजबूत करने के लिए हम तो यहाँ से ज़रूर सेट को जो है 2 से 3 बार देखें। आपको जब जब टाइम मिले तो देखा करें, क्योंकि इससे क्या होगा आपको सीखने को मिलेगा और आपकी मैथ और जीके जीएस भी मजबूत हो जाएंगे। तो चलिए हम बात करेंगे क्या, एक किसी कार्य को 8 घंटे में पूरा करता है। ध्यान से सुनना है, बिल्कुल ध्यान से। तो यहाँ पे कह रहा है एक किसी कार्य को 8 घंटे में पूरा करता है, जबकि बी उसी कार्य को अकेला पूरा करने में 16 घंटे का समय लगता है। यानी कि ए की हम बात करें तो यह क्या करता है, तो ए की हम बात करते ये ए यहाँ पे ले लेते हैं। चलिए हम ए की बात करते हैं। ए जो है किसी कार्य को क्या करता है 8 घंटे में पूरा करता है, यहाँ पे दिया गया, ठीक है। बी उसी कार्य को अकेला 16 घंटे में करते हैं। बी लिख दिया है, यह क्या करता है 16 घंटे में पूरा करता है। अगर इसका हम एलसीएम ले लेते हैं कितना हो जाता है, 8 और 16 का एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 16 ही हो जाता है। तो 8 को हम 16 से भगा देंगे, 2 हो जाएगा, 16 का 16 हो जाएगा, ठीक है, हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 16 है तो 16 लिख देंगे। अब 2 और 1 को जोड़ देंगे तो कितना हो, 2 और 1 को जोड़ देंगे 3 हो जाएगा। अब इसको कटाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो अब इसको यहाँ पे आंसर तो निकल के चलाएगा। अब इसी को पूर्णांक में हम तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 गुने 3 15 1 16। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर की बात तो ये इसका आंसर सही हो जाएंगे। इसी तरह आपको बनाना है, क्या करना है, 8 एक किसी कार्य को 8 घंटे में करता है, यहाँ ए 8 घंटे लिख दिए। बी उसी कार्य को 16 घंटे में करता है, यहाँ पे 16 लिख दिए बी को। इसी का एलसीएम ले लिए तो 16 हो गया। तो अब 8 को 16 से भाग दे दिए, इस 16 से भाग दे दिए तो क्या हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। फिर 16 को 16 से भाग दे, 16 का 16 1 हो गया यहाँ पे। तो अब क्या करना है, तो अब क्या करेंगे, 2 और 1 को ऐड कर देंगे तो 16 से भाग दे देंगे तो क्या होगा, 16/3 लिख दिए। तो इसको हम पूर्णांक में तोड़ दिए, 5 या 15 1 16। तो इसका आंसर ए हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छी तरह से समझ में आपको आ गए होंगे। तो अब यहाँ पे बात कर रहा है कि एक बल्लेबाज की स्कोर छठी पारी में, यानी कि एक बल्लेबाज की स्कोर जो है छठवीं पारी में जो है 80 रन है। क्या है, छठी पारी में 80 रन है, तब उसकी औसत 5 बढ़ जाता है। यूं मतलब कहता है कि एक बल्लेबाज के औसत स्कोर जो है छठी पारी में कितना हो जाता है, छठी पारी में 80 होता है, ये बिल्कुल 80 दिया गया है। और तब उसकी औसत क्या होता है, 5 से बढ़ जाता है। क्या होता है, 5 बढ़ जाता है। तो छठी पारी के बाद उसकी औसत क्या होगा, तो इसको कुछ नहीं करना है। तो इसको क्या करना है, तो 5 से जब बढ़ जाएगा छठी पारी का, तब 5 गुने क्या करेंगे, तो 5 गुने 3 कर देंगे, यानी कि 6 गुने कितना कर देंगे, 5 कर देंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, 30 निकल गया। 30 जब निकल गया तो अब क्या करेंगे, 80 में 30 को घटा देंगे तो कितना निकल के चला आएगा, 50 निकल गया। 50 जब निकल गया तो कितना से बढ़ जाता है, छठी, तब उसकी औसत आयु कहता है 5 से बढ़ जाता है। तब 50 में क्या करेंगे, 5 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 55। इसका आंसर निकल के चला है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर डी आंसर सही हो जाएगा। जो मैथ आपको समझ नहीं आता है तो वीडियो को यानी कि डाउनलोड करना है, या तो वीडियो को 3-4 बार जो पीछे कर करके देखा है, तो पीछे कर करके देखा है तो आपको ज़रूर समझ में आ जाएंगे। तो हम इसको हम क्या करें, एक्सप्लेन कर दिए हैं। यानी कि छठी पारी में इसका रन और 60-80 हो जाता है, तो 5 से, और तब उसकी औसत आयु मतलब औसत रन जो होता है औसत 5 से बढ़ जाता है।
तो 6वीं पारी में जब बढ़ जाता है 6 गुना 5 कर देंगे तो कितना 30 हो गया। अब इस 30 को जो क्या किया है 80 में घटा दिए तो 50 हो जाता है। तो 5 से कितना बढ़ जाता है, 5 से उसका औसत है बढ़ जाता है 5, इसको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 55, इसका आंसर निकल के चला आता है। तो अब बात करते हैं, यहाँ पे दिया गया है 33 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि 10 आदमी एक काम को 4 दिन में समाप्त करता है तो क्या करेंगे, 10 आदमी गुने एक काम को 4 दिन में समाप्त करता है बराबर गुने 4। अब बराबर कर देंगे। अब कहता है करता है तो कितने आदमी, जैसे जैसे कह रहा है तो इसे हम कर दिए। अब कहता है कितने आदमी यानी कि x आदमी गुने की ज़रूरत पड़ेगी तो वह 5 दिन में एक काम को ख़त्म कर देगा। 5 गुने एक दिन कर रहा है तो एक दिन में ख़त्म कर देगा। जैसे जैसे कहा है तो इसे हम कर दिए। फिर से हम एक बार पढ़ दें, यदि 10 आदमी, यहाँ पे 10 लिख दिए, एक काम को एक लिख दिए, 4 दिन में समाप्त करता है 4 लिख दिए, बराबर चिन्ह दे दिए। तो कितने आदमी, तो x लिख दिए, x आदमी की ज़रूरत पड़ेगी 5 दिन में एक काम को ख़त्म कर देगा, 5 दिन में एक काम। अब क्या करें, 5 दूनी 10 कटा देंगे, तो 4 दूनी 8, यानी कि x बराबर हम बात करें तो कितना हो जाता है 8। तो इसका आंसर की बात करते तो ये इसका सही आंसर निकल के चलाएगा। है कुछ कुछ है मैथ बनाने में, जैसे जैसे हम कर रहे हैं वैसे ही आपको करना है तो मैथ इजीली तरीके से आपको समझ में आ जाएंगे। अब बात करते हैं, यहाँ पे दिया गया एक व्यक्ति को 10% नुकसान हुआ है। तो 10% नुकसान हुआ है तो क्या करेंगे, 100 में अगर 10% नुकसान कहे या लाभ कहे तो हमको क्या करने हैं, 100 में इसको घटा देने। तो 100 में जब घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 90 हो गया। 10% नुकसान कहता है तो कितना हुआ 90 हो गया। तो उसे अपनी घड़ी को 450 रुपये में बेचता है, लेकिन 90 बराबर जो है 450 होता है। 90 बराबर कितना है 450। तो इसे कटा देंगे, शून्य शून्य कट जाता है, 9 एक का 90, 9 पचे 45, यानी एक बराबर क्या हो जाता है। तो यूँ बात करें तो एक बराबर 9 पचे 45, यानी कि एक बराबर कितना हो गया 5 हो गया। तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, 100 बराबर हम कितना हो जाएगा, इधर 100 करेंगे तो इधर भी 100 कर देंगे तो 500 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर की हम बात करें तो कितना हो जाएगा, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे भी एक तरीका और है। तो 10% की नुकसान कहता है तो 90% ऐसे लिख देंगे डायरेक्ट, बराबर कितना होता है 450 हो गया। तब एक शून्य कटा दिए, 9 का 90 हो गया बराबर 9 पचे 45, 5 निकल गया। अब यहाँ पे इधर 2 शून्य बढ़ा देंगे एक के इधर तो 100 हो गया। अब बराबर इधर एक शून्य, जब 2 शून्य इधर बढ़ाएंगे तो 2 शून्य इधर भी बढ़ जाएगा, 500 हो गया। तो 100 बराबर 500, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अब यहाँ पे कहता है 200 का 25% कितना होगा। तो 200 का इजीली तरीके से हम 25% निकाल देंगे। 200 का 25% तो कितना हो जाएगा, शून्य शून्य अगर 25 दूने 50, तो इसका आंसर बी निकल के चलाएगा। अब यहाँ पे दिया गया इनमें से कौन सा सबसे बड़ा 4 अंक वाला नंबर है जो 88 से विभाजित होता है। तो सबसे बड़ा 4 अंक का नंबर है, आपको चुनने हैं। तो यहाँ पे दिया गया 88 को हम डिवाइड कर देंगे कितने में, अगर 88 की हम बात करें तो 11 भी, 11 से और 8 से, 11 गुने 8 करेंगे 88 हो जाता है। अब ऐसी 4 संख्या, सबसे बड़ी संख्या आपको चुनना है जो 11 से भी कटे और 8 से भी कटे। तो चलिए हम 1 नंबर से स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं 11 से अगर कटाते हैं तो 11 नंबर 99, 11 चौक 44, 11 से तो 1 नंबर कट जाता है। अब 8 से देखते हैं कटा के कितना होता है। तो 8 एक 8 है, 1 बचता है 19, 8 दूना 16, 2 बचता है 24, 8 तिया 24। तो हम बात करते हैं ए नंबर ही इसका सही आंसर हो जाएगा, जो 8 और 9 दोनों से, यानी कि 11 और 8 दोनों से विभाजित हो जाता है। तो अब इसको आगे बढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। इसी तरह आपको डिवाइड करके जो है इसे फैक्टर करके जो है इस तरह का सवाल जो भी हो तो इसे फैक्टर करके ही निकालने में आसानी होता है। अन्यथा आप खोजते रह जाओगे, आपको नहीं मिलेगा, आप गलत टिक करके चले जाओगे। तो इसको यही करना है, फैक्टर करके इसको निकालने हैं। अब यहाँ पे दिया गया एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेमी है, तो उसकी त्रिज्या निकालना। तो वृत्त का क्षेत्रफल आपको पता है, जब उसका क्षेत्रफल जब दिया हुआ तो कितना होता है, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर जो होता है उसकी त्रिज्या पाई आर, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया तो उसकी त्रिज्या ज्ञात करना है। पाई आर स्क्वायर जो होता है वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो 154 दिया गया है तो क्या करेंगे 22/7 गुने आर स्क्वायर बराबर 154। अब 7 से 7 इधर चला आएगा
तो 22 से हम कटाएंगे तो कितना बार में चला जाएगा। तो हम यहाँ पे करते हैं क्या, तो आर स्क्वायर लिख देते हैं बराबर 154 गुने 7/22 कर देंगे। जब इधर चला जाएगा तो बराबर से इधर तो ये गुने हो जाएंगे बटे में, तो क्या 22 हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, कटा देंगे। कितना बार में कट जाता है, 20 सत्ते 40 से 7 दूने 14, इस 7 बार में कट जाता है। 7×49 तो स्क्वायर है, एक स्क्वायर हम काट दिए तो 7 भी कट गया। तो आर बराबर कितना हो जाएगा, आर बराबर कितना हो जाएगा, बराबर 7 हो जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसकी त्रिज्या 7 सेमी हो जाएगा। इसका आंसर ए निकल के चला आएगा। तो क्या किया है, तो फिर एक बार समझ लेना है, पाई स्क्वायर जो होता है वृत्त का क्षेत्रफल होता है। तो 154 दिया गया है, तो 22/7 गुने आर स्क्वायर कर दिए। आर स्क्वायर बराबर 154 हो गया। 154 जब हो गया तो इसको आप क्या करेंगे, तो क्या होगा, ये कोना कोनी चल जाएगा, मतलब कि 154 गुने 7/22 हो गया। आर स्क्वायर बराबर हो गया। तो इसको आप कटा देंगे, 7 पर में कट गया। 7×49 हो गया, 49 का वर्ग हम निकाल लेंगे। 49 का वर्ग तो क्या हो गया, 7 हो गया। तो इसका त्रिज्या का कह रहा है, त्रिज्या पूछ रहा है तो 7 हो जाएगा। अगर वही व्यास का था तो 2 से इसको गुना कर देते तो व्यास निकल जाता, 7 दूने 14। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया गया है 38 नंबर कहता है, तो इसको क्या करने हैं, तो यहाँ पे माइनस का है प्लस का है, तो इसके बराबर कितना हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे दिया गया 34.6, जो पहले प्लस प्लस है इसको ऐड कर लेंगे। तो क्या किया गया है यहाँ पे 34.36 और 86.56 इसको ऐड कर देंगे। 12 5 3 8 1 9, अब 6 4 10 की 0, बाकी ये काटते हैं 11 1 12, यानी कि यहाँ पे 120.9 यानी कि 92 हो गया। 120 पॉइंट जो है 92 हो गया। अब इसमें क्या करना है, तो इसको क्या करेंगे 45.6 को घटा देंगे। 120.92 में क्या करेंगे 45.67 को घटा दें तो कितना निकल के चला आएगा। तो इसका हम बात करते हैं 12 में 7 गया 5, और 8 में 6 गया 2, 5 10 में 5 यहाँ पॉइंट दे दिए, 10 में 5 गया तो 5, यहाँ कितना बचा 11, तो 11 में 4 गया 7, 75.25 हुआ। तब इसमें कितना ऐड कर देंगे, तो जो कि ये दोनों साइड बराबर हो जाएगा। अब इसी को क्या करेंगे 75 में क्या करेंगे, तो 30 हाँ इसको घटा देंगे, इसी को इसमें जो निकला इन दोनों को करके अब इसमें घटा देंगे। 37.96 को घटा देंगे तो इसका आंसर क्या निकल के चलाएगा। तो इसका आंसर की हम बात करें तो क्या हो जाएगा, ये इसका सही आंसर निकल के चलाएगा 37.929 हो जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। यानी कि इसको बराबर करने हैं, तो यानी कि इसको इन दोनों को ऐड कर देने हैं। ऐड करके जो है ये 45.67 को घटा देंगे तो उसी में क्या करेंगे 37.96 हो जाता है। अब इसमें क्या जोड़ देंगे तो इसका बराबर हो जाएगा। तो इसी तरह आपको निकाल लेना है। तो क्या करना है, तो इसको दोनों को ऐड करके इन दोनों को जोड़ देने हैं और इसको जोड़ने के बाद इसको घटा देंगे। घटाने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे पता नहीं चल रहा है, जो यही यहाँ पे निकल के चलाएगा उसको इसमें 37.96 में घटा देंगे तो 37.29 निकल के चलाएगा। अब यहाँ पे दिया गया 3696 का औसत क्या होगा। 4 संख्या है दिया गया है, तो इन सबको जोड़ लेंगे। 6 3 9 9 9 18, 6 24, 24 है तो कितना संख्या है 4 संख्या है तो 4 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 6 निकल के चलाएगा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया गया एक संख्या को 2/3 भाग में जोड़ने पर तनी x दिया गया है प्लस 2/3 भाग जोड़ने पर योगफल जो है 35 प्राप्त होता है। 35 लिख दिए, जैसे कह रहा है वैसे लिख दिया। अब क्या करेंगे, इसको कोना कोनी गुना कर देंगे। 3x + 2x बराबर 3 हो जाएगा, बराबर 35 हो गया। अब क्या करें 3x + 5x जोड़ देंगे कितना हो गया, तो यहाँ पे 5x हो गया बराबर 3 हो गया
बराबर 35 हो गया। अब यहाँ पे 5 और 35 को कटा देंगे, 7 हो गया। तो 7 गुने 3 कर देंगे, कितना हो गया, x बराबर 21 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर ये निकल के चलाएगा। फिर से समझना है क्या करने किया है। यहाँ पे का एक संख्या को उसके 3/5 भाग में जोड़ देना है। तो एक संख्या है उसके 3/5 भाग में 2/3 भाग को जोड़कर, यानी कि जोड़ के 2/3 भाग बराबर 35 निकल के चल। इसी तरह आपको निकालना है। तो इसको कोना कोनी भिन्न भिन्न के संख्या करने के बाद जो है तो 5 हो जाएगा। तो 5x/3 हो गया, अब 35 हो गया। बराबर बराबर में कटता है तो 7 हो गया, 7 गुने 3 21 हो जाता है। अब यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन, कहता है एक आयताकार खेत के विकर्ण और एक भुजा की लंबाई दिया गया, यानी कि एक आयताकार खेत का विकर्ण 289 है और भुजा की संख्या 161 है। तो दूसरी भुजा ज्ञात करना है। तो दूसरी भुजा कैसे ज्ञात करना है, आपको क्या करना है, √100 जो है 289 स्क्वायर करना, आप ही को जोड़ना, हम बता दे रहे हैं, माइनस 161 स्क्वायर। इसको भी स्क्वायर कर लेना, इसको भी स्क्वायर करके घटा के जो निकलेगा उसका वर्ग निकाल लेना है। तो इसका आंसर निकल के चलाएगा 240। क्या होगा, 240 आंसर निकल के चलाएगा। अब बात कर लेते हैं जुकाम हो गया है बहुत ज़्यादा दोस्त। तो अब यहाँ पे कहता है मेरे दोस्त, एक सम त्रिभुज में कोण है। तो सम त्रिभुज का मतलब क्या होगा, ये कैसे करके सम त्रिभुज है। सम मतलब क्या होता है, बराबर। ये भी बराबर है, ये भी बराबर, ये भी बराबर, यानी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हम बात करें, तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। सम मतलब क्या हुआ, सम मतलब बराबर, तीनों बराबर। 60 डिग्री ये भी होगा, 60 डिग्री ये भी होगा और 60 डिग्री ये भी होगा। तो तीनों मिलाकर 180 हुआ। तो सम मतलब क्या हुआ, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं मेरे दोस्त, यहाँ पे दिया गया है, अगर यहाँ पे दिया गया है, इसको याद रखने सूत्र पर है, x + y = 4 दिया गया है। तो क्या किया गया है, x + y = 4 दिया गया है और यहाँ पे हम लिख देते हैं x + y = कितना, 4 दिया गया है और 1/x + 1/y बराबर भी 4 दिया गया है। तो यहाँ पे पूछ रहा है x³ + y³ का मान निकालने हैं। तो क्या होगा मान, तो चलिए हम इसका मान निकाल लेते हैं। तो हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले क्या होता है, x + y का होल क्यूब बराबर सूत्र होता है x³ + y³ + 3xy इंटू क्या होता है, x + y होता है, ये सूत्र होता है। इस सूत्र पे अगर हम बैठाएंगे तो x + y का यहाँ पे दिया गया है, x + y = 4। तो x + y दिया है तो यहाँ पे q है, तो q कर देंगे तो कितना हो जाएगा, q करने के बाद यहाँ पे 64 हो जाएगा। तो यहाँ पे अब क्या बराबर यहाँ पे दिया गया है x³ + y³ दिया गया है। तो y³ दिया गया, यहाँ पे 3xy दिया गया है और प्लस 3 गुने 1 गुने 4। तो एक हाँ तो हो गया 4। तो कितना होगा, 4 × 12। अब यहाँ पे दिया गया, यहाँ पे 64 हो गया बराबर x³ + y³ + 12। ये 12 यहाँ पे इस साइड आपके घट जाएंगे, कितना हो जाएगा, 52। 52 बराबर कितना हो जाएगा, x³ + y³। इसका आंसर निकल के चलाएगा। ये सूत्र आपको याद रखने हैं, x + y³ का सूत्र होता है x³ + y³ + 3xy इंटू x + y। ये सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है, ये आपको ध्यान रखना है। x + y³ का सूत्र होता है, क्या होता है, x³ + y³ + 3xy होता है और इंटू x + y होता है, ये सूत्र होता है। इसी सूत्र पे आपको बैठा देंगे तो इसका आंसर जो है 52 निकल के चला आता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया गया, रवि ने 800 रुपये में एक शर्ट खरीदा और 900 रुपये में बेच दिया, तो उसे कितना % लाभ हुआ। तो यहाँ पे दिया गया 800 रुपया में उसने खरीदा और 900 रुपया में उसने बेच दिया, तो कितना का मुनाफा हो रहा है, तो 100 रुपया का मुनाफा हो रहा है। तो 100 रुपया का मुनाफा हो रहा है तो किस पे हो रहा है, तो 800 पे होता है। तो 100 रुपया का मुनाफा हो रहा है बटे 800,
800 पे 100 रुपया का मुनाफा हो रहा है तो गुने 100, तो गुने 100 कर देंगे तो क्या होगा, 2 शून्य 2 शून्य कट जाएंगे तो कितना हो गया, तो यहाँ पे हो गया 100/8, 100/8 हो गया। तो 100 में 8 से भगा दे देंगे तो कितना निकल के चलाएगा, 12.5% पॉइंट निकल जाएगा। तो हमको आधा आधा भी कटा देंगे तो ये भी 50, इसका आधा 50, इसका आधा 4, तब इसको 4 से भगा देंगे तो 12.5 निकल के चलाएगा। तो इसका आंसर 12.5 निकल जाएगा। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट की। यहाँ पे दिया गया 800 से 20% अधिक संख्या डैश है, यानी कि 800 नहीं सॉरी 80 से 20% अधिक संख्या। तो 80 गुने कितना हो जाएगा, 20% अधिक का था 120/100, तो कर देंगे 80 से 20% अधिक संख्या का था तो 80 लिख दिए। 20% अधिक कर रहा है तो अधिक कहेगा तो 100 में 20 जोड़ देंगे, और कम का था 100 में 20 घटा देते। तो 0 0 कट गया तो कितना हो गया, 12 गुने 8 यानी कि 12×8 96। तो इसका आंसर ए निकल गया। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे रीजनिंग की। तो रीजनिंग कह रहा है, तो रीजनिंग की हम बात करते, तो यहाँ पे रीजनिंग दिया गया है। तो रीजनिंग कहता है टोपी सिर में पहनता है तो चश्मा कहाँ पहनेगा, चश्मा तो आँख में पहनेगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। अब यहाँ पे दिल्ली को EFMZ कैसे लिखा जाता है, गौर से देखते हैं तो डी में एक बढ़ाया गया है। डी के बाद क्या होता है, ई होता है। ई के बाद क्या होता है, एफ होता है। एल के बाद क्या होता है, एम होता है। एच के बाद क्या होता है, आई होता है। आई के बाद क्या होता है, जे होता है। यानी कि एक एक करके सब में बढ़ाया जाता है। उसी प्रकार हम क्या करेंगे, बी को एक बढ़ा देंगे, सी हो जाएगा। ओ में एक बढ़ा देंगे, MNOP हो जाएगा, CP हो गया। तो इसका आंसर देख रहे हैं, दो ही में निकल के चला आता है। यहाँ पे ए है तो दो ही में अगर आंसर पता चल जाता है, इसको आगे कुछ नहीं करना है। इसका आंसर डी हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया गया है, इसको क्या किया गया है, टी का मतलब क्या होता है, टी जो है 20 क्रम पे, अंग्रेजी के वर्णमाला के हिसाब से बात करें 20वें क्रम पे आता है। और ओ का बात करते हैं 15 होता है, ओ जो है 15 क्रम पे आता है। एम की बात करते हैं 13वें क्रम पे आता है। इसका जोड़ जो होता है 48 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे क्या गया, हर्री को क्या करेगा, तो हर्री को क्या क्या है, 8 को यानी कि एच की हम बात करते हैं तो एच का मान क्या होता है, 8 होता है। ए का मान 1 होता है, और आर का 18 होता है। फिर डबल आर है तो 18 है। वाई का कितना हुआ, 25 हो गया। इन सभी को ऐड कर देंगे तो 70 हो जाता है। तो इसका राइट आंसर की हम बात करते क्या हो जाएगा, 70 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं, यहाँ पे दिया गया है तो 10 में 6 जोड़ दिया गया 16 हो गया। 16 में कितना जोड़ दिया, 5 जोड़ दिया, तो यानी कि 6 जोड़ दिया, 5 जोड़ दिया। फिर अब क्या करेंगे, 21 में फिर 4 जोड़ दिया। इसी तरह जो क्रम चलते जा रहा है। अब 4 25 हो गया, 25 में अब कितना जोड़ेंगे, 4 के बाद तो 3 ही जोड़ेंगे। 25 में 3 जोड़ देंगे 28 हो जाएगा। इसी तरह जो है क्रम चल रहा है। अब बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो 8 गुने क्या करेंगे, 2 कर देंगे तो 16 हो गया। अब 16 गुने क्या करेंगे, 3 कर देंगे तो 48 हो जाता है। 48 में कितना करेंगे, 48 गुने 4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 192 इसका आंसर निकल के चला आएगा। तो रीजनिंग में क्या है, आप अगर इधर से भी कर लेते हैं, इधर से अगर इधर से करते तो आपको लफड़ा हो जाता है। इसीलिए जो हमने जो है यहाँ जिधर से मतलब सुविधा हुआ उधर से रीजनिंग को बनाने का प्रयास करना है। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं आज की सेट में कितना प्यार मिलता है। अगर इस तरह सेट में आप ज़्यादा से ज़्यादा प्यार बनाते हो, लाइक शेयर करते हो, तो हम इसी तरह सेट को स्टार्ट करेंगे। और वीडियो के नीचे कमेंट कर जरूर बताएं आज का जो क्लास कैसा लगा, तो ज़रूर बताएं। तो बात करते हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को बहुत ही पसंद आए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।